यूनिट को मैं पहले आपको करा देता हूँ और उसके बाद जो हमारे इजी यूनिट्स हैं, जो आसान हैं, सरल है, सिंपल है, जैसे टीचिंग, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल, तो उसको भी हम लोग करेंगे, है ना। तो आज गाइज हमारा पहला क्लास होगा लॉजिकल रीजनिंग का। पहला क्लास है, इससे पहले हमने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा। तो आज हमारा पहला क्लास होगा जिसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक्स, जो बुनियादी बातें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसके बारे में बताऊंगा। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में क्या बातें हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग हर दिन बनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्लास में नए हैं, पहला दिन या दूसरा दिन हो, ऐसा हो, बट जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में डेली करते हैं, ये डेली रूटीन फॉलो हमारा होता है कि हर दिन हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, जो 2021 यानी 2021 से लेकर के और टिल टुडे यानी 2024 दिसंबर तक आप कह सकते हो, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं यानी लास्ट 4 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग हर दिन डिस्कस करते हैं, कम से कम 10। तो क्वेश्चंस नए होते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा उस क्वेश्चन को देख के कि इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन उस पे जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो आपको उसके बारे में समुचित जानकारी मिल जाती है। पता लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और इसका क्या मतलब है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे डील करना है, ये बातें आपको पता लग जाती हैं। तो क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग क्लास में नए आते हैं, वो लोग क्वेश्चन पेपर देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है, बट आप क्वेश्चन को जब आप समझोगे, उसको मैं डिस्क्राइब भी करता हूँ। जो भी क्वेश्चंस में आप मतलब हम लोग अभी करेंगे अभी पीवाईक्यू, तो उसको मैं डिफाइन भी करता हूँ, उसको इलेबरेट भी करता हूँ, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। कुछ महत्वपूर्ण लगे तो आप उसको नोट भी कर सको, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए आपका। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर गाइस डिस्कस करते हो तो पेन पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए, और आपको लगे कि कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, कुछ नया डेफिनेशन, कुछ नए टर्मिनोलॉजी आपको पता लग रहा है, तो आपको नोट कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम से के टाइम आप उसको रिवीजन कर पाए। अदरवाइज आज आप करोगे, 2 दिन बाद वैसे भी भूल जाओगे। जो भी आज आप करोगे उसको अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप 2 दिन बाद वैसे भी भूल जाएंगे। तो इसलिए गाइस लिखना बहुत जरूरी है ना। राइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइटिंग इज रिक्वायर्ड, सुनने के साथ साथ। तो गाइस अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद हम लोग आज लॉजिकल रीजनिंग का भी शुभारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप चाहें तो अपने स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा चाहें तो आप उसको बड़ा कर सकते हो ताकि आपको और क्लियर दिखे। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। यू ऑल नो गाइस, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सर ऑप्शन सी। सी 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 सर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? सी, ऑप्शन सी, लॉ ऑफ यस। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। यस सर। यस ऑप्शन नंबर जी सर, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी क्या होता है, कोई डिफाइन करिए। वैसे आंसर इसका जो करेक्ट है वो गाइस द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस ही है, यानी बहु प्रत्युत्तर का नियम, ठीक है। बहु प्रत्युत्तर का नियम, ये जो है आपका, हम कह सकते हैं कि इसका आंसर यही है। बाकी इसके अलावा जो लॉ ऑफ इफेक्ट है यानी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस है यानी तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, ये तीनों लर्निंग के प्राइमरी लॉज के नाते हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें गाइस, जो पहला है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर। जैसे हम लोग जो बिहेव करते हैं ना, तो अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करोगे ना, तो वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। जैसे सपोज करो कि आप ऐसे सर्कल में रहते हो जहां पे लोग काफी एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रहते रहते देखोगे आपके भी मुंह में गाली आने लग जाएगी, आप भी बात बात पे एब्यूजिव वर्ड यूज करने लग जाएंगे। तो
जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, या मान लीजिए हमारे आसपास का जो वातावरण होता है या जो परिवेश होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है हमारे बिहेवियर में, क्योंकि हम उसको रिपीट करने लग जाते हैं ना। जो आप सुनते हो उसको पहले तो इमिटेट करते हो, बाद में वही आपका बिहेवियर हो जाता है, वही आपका आचरण हो जाता है। दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। इट इज ऑल अबाउट बिहेवियर, आपका व्यवहार, जो हम आसपास को देखते देखते परसीव करते हैं और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है। दूसरा गाइस जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है कि एक तरह से तत्परता। जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग इस क्लास में क्या है, बड़े तत्पर हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो वी ऑल आर वेरी मच वी ऑल आर हैविंग अलैक्रिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो रेडीनेस कि नए चीजों को सीखना, तो ये भी लर्निंग का तो प्राइमरी लॉ है। जब तक आपके अंदर तत्परता नहीं होगी कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, ऐसा भाव नहीं आएगा, तो कोई नहीं सिखा सकता आपको। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है गाइज, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यानी गाइज किसी चीज को बार बार अभ्यास करना। और साथ के साथ गाइज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है। स्टिमुलस का मतलब गाइज जो आपको लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, ऐसा कई बार कुछ नेचुरल एक नेचुरल क्रेव होता है ना हमें, कि कुछ चीज हमें चाहिए या कुछ हमें करना है ऐसा। तो स्टिमुलस जो आपके माइंड को मैसेज जाता है कि भाई ऐसी चीज, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स ये आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आता है ना, कि आप किस चीज को कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, तो दैट लीड्स टू परफेक्शन। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, करत करत अभ्यास है ना, जन्मति होत सुजान। तो जितना प्रैक्टिस आप करते हो तो परफेक्शन की तरफ जाते हो। तो ये सारे प्राइमरी है, लर्निंग के लिए ये प्राइमरी है। बाकी एक जो आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स गाइस, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। ये क्या है, लर्निंग के सेकेंड स्टेज में आता है, पहले में नहीं आता। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाइस कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप डॉग लवर हैं, तो डॉग देखते हो, बहुत समय ट्रेनिंग देने के बाद गाइस कुछ कुछ कुत्ते, कुछ कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिसको आप बैठने बोलोगे बैठ जाएगा, हाथ मिलाने बोलोगे हाथ मिला लेगा, है ना, या कुछ भी, वो आपके रिस्पॉन्स को समझता है, वो आपके कमांड को समझने लग जाता है। तो ये क्या है गाइस, टाइम लगता है, इतना इतना परफेक्ट होने में या इतना किसी को ट्रेन करने में टाइम लगता है। तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, कि जहाँ पे गाइज आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सीखने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं होगा। तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि आप अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स कर पाते हो, मतलब उतनी क्रिएटिविटी, उतना परफेक्शन आप में आ जाता है। तो दैट टेक्स टाइम। तो ये सेकेंडरी लॉ है लर्निंग का, ये प्राथमिक नहीं है। ये तो क्या है कि समय के साथ आप उतने मैच्योर होते हो कि आप किसी के भी कमांड को समझने लग जाते हो कि कोई आपसे क्या कहना चाह रहा है, सिंबॉलिकली भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क, द लेटर I and E इन द एक्रोनिम स्टैंड्स टू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ADDIE, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शनल, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। तो आपसे ये पूछ रहा है गाइस कि जो AD मॉडल है, इंस्ट्रक्शन जो हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे मैं आपको क्लास में भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप ऐसा करो और ऐसा मत करो, डूज एंड डोंट्स बता, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है ये AD मॉडल। तो इसमें से I और E से क्या समझते हो आप? सर ऑप्शन नंबर बी होगा सर, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। गाइज AD जो मॉडल है ना, A फॉर होता है एनालिसिस, A फॉर क्या होता है, एनालिसिस, D फॉर डिजाइन, फिर D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड E फॉर इवैल्यूएशन। इसका मतलब हो गया गाइस, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये AD मॉडल है, यानी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं ना, स्कूल वगैरह में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, छोटे छोटे ट्रेनिंग्स, कई तरह की चीजें होती है ना, कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे राइटिंग का आपने सेमिनार, वर्कशॉप काइंड ऑफ, कई तरह के ट्रेनिंग हम लोग कैंप चलाते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हो या हमारे लिटरेरी क्लब से जुड़ा हो। बट कई सारे ट्रेनिंग ऐसे हम लोग चलाते हैं ताकि बच्चों में कई तरह के स्किल डेवलपमेंट हो सकें। तो वही है AD मॉडल, जिसमें हम पहले एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले हमने एनालिसिस किया कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उस हिसाब से हमने क्या किया, डिज़ाइन किया कोर्स को, करिकुलम को डिज़ाइन, फिर उसको डेवलप किया,
और तब जाके इम्प्लीमेंटेशन करके और लास्ट में हमने इवेलुएट किया। तो ये एडी मॉडल है, जिसमें पहले एनालिसिस, फिर आप डिजाइन करते हो अपने कोर्स को, फिर डेवलपमेंट, देन इम्प्लीमेंट करते हो, और तब जाके इवेल्युएशन आप करते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के को लेकर के ये बेसिकली होता है कि ट्रेनिंग वगैरह जो हम लोग देते हैं ना, कोर्स वगैरह ना, कई सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो आते हैं। ठीक है, खास करके स्कूल टीचिंग में ज्यादा ये सब होता है लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ जॉन ड्यू, है ना, और दूसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन सोशल पार्टिसिपेशन। तो विच वन इज करेक्ट? ए और बी दोनों सही सर। ए और बी दोनों सही है। हाँ, यस सर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो यही होगा, दोनों ही करेक्ट है ना। Yes, जॉन sir. ड्यू, प्रोजेक्ट मेथड। गाइस प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, है ना, यानी लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग, यानी चीजों को करके सीखना प्रैक्टिकली। जब आप कोई चीज करते हो, करके सीखते हो ना, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो लेबोरेटरी वगैरह में, तो कोई चीज करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। और इसको देने वाले जो है वो जॉन ड्यू हैं। जॉन ड्यू ने इसको दिया था, जो कि एक थिंकर थे, एक विचारक थे, उन्होंने दिया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन, हाँ, यानी जितना ज्यादा गाइस आप पार्टिसिपेट करोगे किसी भी काम में, तो उतना ज्यादा मतलब आप सीखोगे ना प्रैक्टिकली, किसी काम को प्रैक्टिकली सीखना। इसका आंसर बताइए गाइस। While reading research paper or research reports, often one comes across the abbreviation WIS, which means अगेंस्ट होगा सर। against. Sir, namely. नेमली इसका आंसर होगा, अर्थात। विज, जैसे रिसर्च में कई सारे टर्म्स आते हैं ना, जैसे ET.AL का मतलब होता है एंड अदर्स। जैसे इस क्लास में मैं और मेरे अलावे आप सभी लोग हैं, तो मैं कह सकता हूँ राहुल ET.AL, इसका मतलब राहुल एंड अदर्स। तो रिसर्च में जब आप साइटेशन करते हो ना, रेफरेंसिंग वगैरह करते हो, तो वहां पे ये सब काम आता है। रेफरेंसिंग में भी और भी कई जगहों पे काम आता है। तो यहाँ पे जो विज है, ये एक एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है नेमली। ओके, नेमली मतलब इन अदर वर्ड्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको किसी और शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो, यानी किसी एक बात को दो तरह से समझाना, तो दैट इज नेमली। ठीक है, इसका आंसर होगा नेमली। इसका आंसर बताइएगा इज द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर दैट गिव्स एन ओवरव्यू of the field to be investigated and the investigator's hypothesis about the research outcome is called, यानी शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो आपके रिसर्च का एक ओवरव्यू देता है। ए होगा ऑब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट सर, सारांश। यस सर, Option number B, sir, introduction. क्या होना चाहिए बताइए? इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या है गाइस कि हमें ओवरव्यू देता है ना, ओवरव्यू ऑफ द फील्ड देता है जो कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो गाइस जब भी आप रिसर्च पेपर लिखे हो या पढ़े हो कभी, मास्टर्स वगैरह, आप सभी लोग मास्टर्स में हैं या कर लिया, तो कभी ना कभी रिसर्च पेपर तो खैर पढ़ा ही होगा। तो रिसर्च पेपर में ओवरव्यू हम लोग इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं। जब आप किसी रिसर्च पेपर को लिखते हो, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें हम लोग पूरे रिसर्च का एक ओवरव्यू, इन शॉर्ट हम समरी मतलब लिख देते हैं, तो इंट्रोडक्शन। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट तो काफी शॉर्ट होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि एक छोटे से कम से कम वर्ड में आप अपने टॉपिक के बारे में डिफाइन कर रहे हो कि आपका टॉपिक क्या है। ऐसे ही रिजल्ट और मेथड तो अलग हो गया, परिणाम, मेथड मतलब इंट्रोडक्शन इसका आंसर होगा, जिसमें आप अपने पूरे रिसर्च का एक ओवरव्यू देते हो,
जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है ना, या जो भी आपके हाइपोथेसिस हैं, सबके बारे में आप बातें करते हो, लिखते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है गाइस, बताइए इसका आंसर। इन केस ऑफ क्वालिटेटिव फेनोमेना वी हैव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट और मोर देन वन एट्रीब्यूट। यानी क्वालिटेटिव, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो खास करके लिटरेचर में होता है ना, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो किस में होता है? लिटरेचर में, यानी गुणात्मक। तो क्वालिटेटिव जो हमारा परिघटना है, फेनोमेनन है, उसमें हमारे पास डेटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस। यानी हम एक या एक से अधिक विशेषताओं और लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ा संग्रहित करते हैं। क्या ऐसा होता है? और दूसरा है कि विथ सच डेटा एज मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 अबव द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मे टेक द फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा करेक्ट होगा? सर ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट। जी सर, जी ऑप्शन ए सर। ए ही हो वैसे, इसका करेक्ट आंसर ए ही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है वैसे, क्योंकि क्वालिटेटिव जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रेजेंस, एब्सेंस, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है ना, सब्जेक्टिव होता है। खास करके जो लिटरेचर में रिसर्च होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मतलब ऑब्जेक्टिव रिसर्च का मतलब क्या है? टू द पॉइंट बात करना। अगर मैंने आपसे आपका नाम पूछा तो आप अपना नाम ही बता रहे हो। मैंने आपका गांव पूछा तो आपने अपने गांव का नाम इन वन वर्ड बताया, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव, टू द पॉइंट आंसर करना। जबकि लिटरेचर में क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव होते हैं। अगर मैं आपका नाम पूछूंगा तो आप अपने नाम के साथ साथ अपने बारे में भी बता दोगे, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। तो क्वालिटेटिव फेनोमेनन में क्या है ना कि हम लोग प्रेजेंस, एब्सेंस या मोर देन वन आंसर्स, मोर देन वन एट्रीब्यूट, ये चीजें हाँ होती हैं। तो ये ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि विथ सच डेटा एज मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 above the sampling distribution may take the form of a binomial probability। बायोनोमियल मतलब जहां पे एक से ज्यादा, बायोनोमियल मतलब एक से ज्यादा संभावना, मतलब आपके उत्तर एक से ज्यादा हो सकता है। किसी एक प्रश्न का एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है। तो ये क्वालिटेटिव में ही संभव है, क्वांटिटेटिव में नहीं। क्योंकि इस क्वांटिटेटिव में 2 + 2 4 ही होता है, 2 + 2 5 नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में 2 जा 4 ही होगा, 2 जा 5 नहीं होगा। बट क्वालिटी में 2 जा 5 हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव। वहां पे आप अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन करते हो। आपके मतलब आपकी सोच क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका उस अकॉर्डिंग आप किसी चीज को डिफाइन करते हो। तो इसलिए क्वालिटेटिव में क्या है कि मतों का अंतर हो सकता है, मेरी सोच और आपकी सोच में अंतर हो सकता है, मेरा उत्तर और आपका उत्तर जो है, आंसर जो है वो वेरी कर सकते हैं। बट क्वांटिटेटिव में वेरी नहीं कर सकता। अगर मैथमेटिक्स में मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, उसके बनाने का तरीका आपका अलग और मेरा अलग हो सकता है, लेकिन उत्तर एक ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैंने मैथ्स का आपको सम दिया, आप लोग बचपन में मैथ्स बनाते थे, तो मैथ्स के को बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है और निधि मैम का या जयकृष्ण सर का अलग हो सकता है। लेकिन आंसर अगर 4 मेरा आया है तो आपका भी 4 ही आना चाहिए। अगर मेरा आंसर 4 आया और आपका 5 आया तो गलत हो जाएगा आपका। बट क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता है। क्वालिटेटिव में बोथ आर करेक्ट, वो आपके दृष्टिकोण पे ये करता है ना। तो इसका आंसर बनेगा। एक और लास्ट बताइए, फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। इसका आंसर बताइएगा। इस मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू, यानी आज के समय में जो मॉडर्न टाइम में जो कम्युनिकेशन होता है, आज के समय में जो संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो उसने वर्ड्स को किस में कन्वर्ट किया है? कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू अ टूल ऑफ इक्वालिटी, टाइम, अ टूल ऑफ अनवारंटेड पीस, मनी, पावर, किसमें? सर ऑप्शन नंबर डी, बी डी ई, केवल बी डी ई सर। टाइम, मनी, पावर। क्या होना चाहिए बताइए? टूल ऑफ टाइम, मनी एंड पावर।
सर यस सर। सर ए बी सी भी हो सकती है जी सर। सर। इसका आंसर वही होगा, टाइम मनी एंड पावर, यानी CDE। इसका मतलब ये है गाइस कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसने वर्ड्स को काफ़ी एफिशिएंट बनाया है, यानी जो भी हमारे शब्द हैं वो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं। तो वर्ड्स को टाइम या मनी या पावर, ये तीन इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड हो चुका है ना। उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हम लोग यूज़ करते हैं, या डिजिटल कॉमर्स। तो हर जगह पे कम्युनिकेशन जो है काफ़ी मतलब आधुनिक हो चुका है, आधुनिक संचार का तकनीक ना। तो इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं वो टाइम के फॉर्म में या मनी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, डी और ई, यानी डी, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी वर्ड्स के थ्रू आप अपना समय भी तो बचाते हो ना। अगर आपके पास गाइस वर्ड्स हैं तो हो सकता है जो बात आप 10 मिनट में बोल रहे हो उसको एक मिनट में भी खत्म कर सकते हो। तो आपके जो वर्ड्स हैं, देखो आज के समय में क्या होता है ना, पहले टाइम में क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमें जितनी बात बोलनी है वो बोलूंगा तभी आपको समझ में आएगा। बट आज के टाइम पे क्या है गाइस, टेक्नोलॉजी है। अब जो बात मैं आपको 1 घंटे में बोलूंगा वो टेक्नोलॉजी को यूज करके हो सकता है 10 मिनट में आप समझ जाओ। अगर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको एनिमेशन के फॉर्म में या कुछ ऐसा आपको टूल्स बना दिया, तो क्या है कि जो मैसेज मैं 1 घंटे में देता वो 10 मिनट में ही बता सकता हूँ आपको। तो टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल। तो टाइम, ऐसे ही मनी, मनी भी है ना, मनी और पावर, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? जी यस सर। सर मनी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की? क्योंकि मैम आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे कई तरह के कॉमर्स भी होते हैं ना, बिजनेस भी होते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन है और खास करके वर्ड्स है उसके थ्रू कई तरह के कॉमर्स इकोनॉमिक फॉर्म में भी हम लोग, मतलब बिजनेस के फॉर्म में भी वो चीज़ें यूज हो रही हैं। तो इसलिए वर्ड्स को खास करके टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं ना, उसी के थ्रू आप बिजनेस भी तो कर रहे हो ना आज के टाइम पे। और उसमें आप मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इसलिए वो मनी के फॉर्म में भी आपका मॉडर्न कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। वहाँ पे भी इसके एप्लीकेशंस हैं, खास करके बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स में, इकोनॉमी में या कॉमर्स के फील्ड में। तो वहाँ पे भी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बिजनेस के टर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए मनी और पावर में भी वही है, पावर के फॉर्म में भी यूज होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो ना। ठीक है, तो ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं समय बचता है, तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप दे पाते हो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। कम समय में ज़्यादा बिजनेस आप कर पाते हो, कम समय में ज़्यादा आप प्रोडक्ट बना पाते हो, रिजल्ट आपके ज़्यादा आते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आने से हमारा जो है टाइम काफ़ी सेव होता है, और टाइम सेव होता है तो उससे हमारा मनी भी, क्योंकि बिजनेस बढ़ता है ना, या इकोनॉमिक हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है, मनी को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। इम्पैक्ट है इसका मनी के ऊपर या पावर के ऊपर भी। टाइम तो है ही, टाइम तो हम बचा ही रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, तो समय तो हमारा बचता ही है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट हम लोग दे पा रहे हैं ना। ठीक है, इज इट क्लियर? जी जी। जैसे मान लीजिए आपने मनी का पूछा, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है इसको, ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने आज के समय में जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है या कॉमर्स है या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या ई कॉमर्स है ना, तो इन चीज़ों में भी हमने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम पे, पेटीएम या ई कॉमर्स के जो भी वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स है ना, ऑनलाइन हम लोग जो बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, ब्लू डार्ट एंड ऑल, तो वहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम करता है। और अगर पावर की हम बात करें तो पावर में आप मीडिया को देखो,
जो हमारा इंफॉर्मेशन का शेयरिंग है, कम समय में हम लोग इंफॉर्मेशन को हर जगह पे फैला देते हैं यूजिंग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्विटर एंड ऑल। तो उससे क्या है, पावर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। आज के पास पावरफुल कौन है? जिसके पास डेटा है। आप देखते हो जिसके पास जितने ज्यादा फॉलोअर है, फॉलोअर मतलब कि वो कम समय में उतने लोगों तक पहुंच सकता है। मैं अभी मान लो हमारे क्लास में 100 लोग हैं, तो मेरे पास ये पावर है कि मैं विद इन अ मिनट 100 लोगों को कोई बात बता सकता हूँ। अगर आपको मुझे अलर्ट करना है तो एक बार में मैं 100 लोगों को कर सकता हूँ। ये मेरा पावर है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 मिनट में 10 करोड़ लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये पावर को भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी प्रोपागेंडा बनाने में, या हेजीमनी बनाने में, या आइडियोलॉजी बनाने में, या पावर पावर को शेयर करने में एक जगह से, या पावर को मेंटेन करने में, स्टैब्लिश करने में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम आता है। सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू आप, है ना, इंफॉर्मेशन को, वर्ड्स को एक्सचेंज करते हो, तो वहां से फिर पावर आपका मतलब सर्कुलेट होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं गाइस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको बता दूं कि आज ये हमारा पहला क्लास है। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है। आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा सारा विषय वस्तु, जो भी कंटेंट हमारा मटेरियल है वो बिल्कुल प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है गाइस? तर्क शास्त्र, यानी तर्क करने का शास्त्र, लॉजिक करने का आपका एक तरह का साइंस, कि भाई लॉजिक कैसे किया जाए। तर्क करना और बहस करने में अंतर। कल किसी ने पूछा कि सर फैलेसी क्या होता है? अंकित जी ने पूछा था ना कि सर फैलेसी क्या होता है। तो फैलेसी यही है, जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपको मैं ज्यादा तर्क करना सिखाऊंगा ना, यानी ज्यादा तर्क करना एक बहस है। जैसे मान लीजिए कि तर्क तर्क क्या है गाइस? जब आप अपने नॉलेज के बेस पे कोई चीज बताते हो। मान लो कि मैं आपसे तर्क कर रहा हूं, तर्क माने लॉजिक। तो तर्क किस बेस पे होता है? आपके नॉलेज के बेस पे, साइंस के बेस पे, इंफॉर्मेशन के बेस पे। मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, किसी विषय के बारे में मुझे पता है, तो मैं उस पर तर्क कर सकता हूँ। बहस और तर्क दोनों मिलता जुलता शब्द है, बट बहस क्या होता है? बहस का मतलब जहां कोई लॉजिक है ही नहीं, आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी सुना रहे हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं, तो वो बहस है। पर अगर आप तर्क और बहस को एक साथ जोड़ दोगे, क्योंकि तर्क में भी हम लोग लाउड हो जाते हैं ना कई बार, अपनी बातों को कहते हैं। तर्क में भी आप अपनी बातों को क्या करते हो? प्रूव करने लग जाते हो, भाई नहीं यही सत्य है, यही सच है। बस अंतर इतना होता है कि तर्क के पास साइंस है, तर्क के पास क्या है? रीजंस हैं। बहस में कोई रीजन नहीं होता, बहस तो कुछ भी हो सकता है। यही अंतर है। तो यही एक तरह से फैलेसी है। फैलेसी मतलब कि जब आप शब्द के थ्रू किसी को गुमराह कर रहे हो, है ना, शब्दों के थ्रू। कि बहस को कोई अगर तर्क कर रहा है तो उसको आपने बहस का नाम दे दिया कि ये बहस है। तो वो पढ़ेंगे हम लोग, फैलेसी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का मैं आपको कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो हमें देखना होता है। करीब करीब 10 ऐसे टर्म्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको समझना है कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। जैसे पहला हमारा टर्म है गाइस लेक्सिकल डेफिनेशन। ये सारे लॉजिकल टर्म्स हैं, तार्किक टर्म्स हैं, शब्दावली है। तो लेक्सिकल का मतलब क्या होता है पता है? लेक्स, LEX, लेक्स से का मतलब होता है वर्ड। जैसे हम लोग जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवर, पॉन्ड, वाटर, बोटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, है ना, होटल, जो भी व्हाटएवर, जितने भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, जो भी डिक्शनरी में है, जो भी डिक्शनरी में हमारा वर्ड दिया हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, लेक्सिकल डेफिनेशन। क्योंकि जो भी वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में हैं, जो भी डिक्शनरी में है, उसका क्या है? एक एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल, नेशनल, रीजनल एक्सेप्टेंस है। हर स्तर पे लोगों ने उसको स्वीकार किया है कि हाँ भैया, स्कूल का मतलब विद्यालय ही होता है, कॉलेज का मतलब महाविद्यालय ही होता है, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय होता है। ये स्वीकार्यता अगर भारत में है तो अमेरिका में भी है, अगर टर्की में है तो पाकिस्तान में भी है। कहने का मतलब कि ग्लोबली उसका एक एक्सेप्टेंस है। स्कूल, हम लोग स्कूल बोलते हैं तो लंदन में भी स्कूल ही बोला जाता है विद्यालय को। हम लोग अगर कॉलेज तो वो भी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में मेंशन्ड है इंग्लिश में, और जिसका जो एक्सेप्टेंस है वो ग्लोबली है, नेशनली भी है और ग्लोबली भी है, तो दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल।
इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, जो भी वर्ड्स हमारे होते हैं ना, उसका मेन लक्ष्य ये होता है कि किसी भी प्रकार का दोहरापन यानी एम्बिग्विटी को हम इग्नोर रिमूव कर सकें। अब मान लो गाइस कि मैं स्कूल का मतलब समझता हूँ विद्यालय, और आप स्कूल का मतलब समझते हो किसी का हाथ पैर तोड़ देना। अब मैं कहता हूं कि मुझे स्कूल करना है, मुझे स्कूलिंग करना है। अब मेरे लिए स्कूल का मतलब क्या है कि मुझे विद्यालय करना है ना, विद्यालय जाना है। और आपके लिए स्कूल का मतलब क्या है, किसी का हाथ पैर तोड़ देना। और मैंने आपको बोला कि मुझे स्कूलिंग करा दो, और मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मुझे स्कूलिंग करा दो, तो आप क्या समझोगे कि सर कह रहे हैं कि मेरा मार करके हाथ पैर तोड़ दो। हो सकता है आप कुछ और ही वहां कारनामा कर दें स्कूल जाने को जाए। अगर मान लीजिएगा इसकी ऐसा होता कि किसी एक लैंग्वेज में एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होते, यानी इंडिया में किसी शब्द का अर्थ अलग है और उसका अर्थ अमेरिका में बदल जाता, या लंदन में बदल जाता, या मैक्सिको में बदल जाता, तो कितना कंफ्यूजन होता, कितना कंफ्यूजन होता। हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते क्या, हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो इसलिए गाइस लेक्सिकल का मतलब है गाइस कि किसी भी प्रकार के एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करना, कि किसी प्रकार का दोहरापन ना हो। माने ग्लोबली इंडिया से अरब, और अरब से लेकर यूरोप, से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक हम लोग एक यूनिफॉर्म वे में बात कर सकें, अपने कम्युनिकेशन को या वर्ड्स को ट्रांसफर कर सकें, ताकि उसका मीनिंग सब लोग अच्छे से समझ सके। तो लेक्सिकल डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ रिवर का दिया है, तो हमारे लिए रिवर का मतलब क्या है, नदी, यानी एक बड़ा स्ट्रीम ऑफ वाटर, जहाँ पे बहुत बड़ा लैंड, जहाँ पे काफी पानी है ना। और रिवर काफी बड़ा होता है, 2000, 2500, 3000 किलोमीटर का भी होता है। उससे छोटा क्या हो सकता है, उससे छोटा आपका कैनाल हो सकता है, उससे छोटा लेक यानी झील हो सकता है, उससे छोटा कुआं हो सकता है। तो हमारे यहाँ देखो हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। आप गाइस किसी समंदर को रिवर नहीं कह सकते, समंदर समंदर ही, और महासागर अलग है फिर, यानी ओशन अलग है, सी अलग है, रिवर अलग है, पॉन्ड अलग है, वेल अलग है, कैनाल अलग है। वैसे तो सब में पानी ही है, वैसे तो रिवर में भी पानी ही है, कुएं में भी पानी ही होता है, झील में भी पानी ही होता है, समंदर में भी पानी ही होता है, महासागर में भी पानी ही होता है। पर क्या सभी को आप रिवर कह सकते हो, क्या कुएं को रिवर बोल सकते हो, क्या महासागर को रिवर नहीं बोल सकते ना। हमारे यहाँ हर चीज के लिए, यानी किसी भी भाषा में हर एक चीज के लिए अलग अलग वर्ड डिफाइंड है, और उसका एक्सेप्टेंस ग्लोबली है। माने भारत से लेकर पूरे अफ्रीका, अरब इमिरेट्स और यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक सब लोग एक जैसा चीजों को समझते हैं, ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो सके। इसको कहते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन, ठीक है, जहाँ पे चीजें बिल्कुल एक सेम स्टैंडर्ड का चल रहा है, कोड सभी का सेम है, मीनिंग सेम है, ठीक है। दूसरा होता है गाइस स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, मनमाने तरीके से ना, ठीक है। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, अब मान लो गाइस कि मुझे कुछ नया पता लगा, मान लो कोई नया चीज मैंने देखा, और मैंने क्या किया, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। नोमेनक्लेचर माने नामकरण। अब गाइस क्या होता है ना कि समय के साथ कई चीजें ऐसी होती है ना जो नई नई, और खास करके आज के टाइम पे, क्योंकि आज का टाइम आईटी का है, आज का टाइम आईसीटी का है, आज का टाइम काफी एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो आए दिन नई नई चीजें आ रही हैं, तो आप देखते हो नए नए चीज को हम नए नए तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे सेल्फी एक वर्ड है, सेल्फी। गाइस सेल्फी आज से 20 साल पहले होगा क्या, आपको लगता है? अगर 2005 से पहले आप जाइएगा, जब स्मार्टफोन नहीं था, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, बटन वाला फोन होता था, वो भी सबके पास नहीं होता था, 100 में से एक के पास हुआ करता था उस जमाने में, 2003-4 में 100 में से एक के पास 1000, क्योंकि उतने पैसे भी नहीं थे और उतना लोगों के पास अवेलेबिलिटी भी नहीं था। तो ये जो सेल्फी वर्ड है ये कब आया, जब स्मार्टफोन का दौर आया, जब हाथ हाथ में सभी के घर में स्मार्टफोन हो गया। तो गाइस सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। ई का मतलब कि खुद से अपना तस्वीर लेना। पहले हमारा फोटो कैमरामैन ही लेता था, बट अब क्या हो गया, हम लोग सभी लोग सेल्फ कैपेबल हो गए कि खुद से अपना फोटो ले लेते हैं। तो डेट इज सेल्फी। सेल्फी क्या है, ये पिछले 10-15 साल में बना है, 2010 के आसपास ये इन्वेंट हुआ और फिर इतना पॉपुलर हो गया, तो सेल्फी। ऐसे ही गाइस मान लीजिए मोदीनॉमिक्स, एक वर्ड मैं आपको कहता हूँ, मोदीनॉमिक्स। कई सारे ऐसे क्रिटिक हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहते हैं कि भाई आज के समय में तो मोदीनॉमिक्स चल रहा है, मोदी प्लस इकोनॉमिक्स। जब आप मोदी प्लस इकोनॉमिक्स को मिलाते हो तो क्या बन जाता है, मोदीनॉमिक्स। कि भैया ये तो आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, तो मोदी जी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स देश का पता नहीं क्या चल रहा है, ये इतना हम लॉस में जा रहे हैं एंड ऑल, तो मोदीनॉमिक्स। ऐसे ही गाइस ब्रेकफास्ट और लंच। पहले के टाइम पे क्या था गाइस, हमारा जीवन बड़ा स्लो था।
पहले के टाइम पे क्या था, हमारा जीवन बड़ा स्लो था, आज से 10-15 साल पहले तक, जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी नहीं था। तो हम आराम से सुबह में 6 बजे उठते थे और सामान्य था 6 बजे उठने के बाद सबका ब्रेकफास्ट होता था, फिर हम लंच मतलब चलता था, टाइम था सबका। आज के टाइम में क्या हो गया गाइस, मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म आ गया, कंपनीज आ गई, हम सभी लोग कॉर्पोरेट एंड कई तरह के काम। अब कई लोग गाइस क्या होता है, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता। अब सुबह आप, कई लोग तो सुबह उठते ही 10 बजे हैं, खास करके जो कॉलेज के हैं या जो काम। तो अब ब्रेकफास्ट हमारा, ज्यादातर लोगों का ब्रेकफास्ट क्या होता है, स्किप हो जाता है। तो इन दिनों एक नया वर्ड निकल गया, ब्रंच। पहले ब्रंच नहीं था, पहले ब्रंच की जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि गाइस पहले लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते थे और लंच के टाइम पे लंच करते थे। ब्रेकफास्ट और लंच को प्लस करने की जरूरत नहीं थी। बट आज के समय में इस चीज की आवश्यकता उत्पन्न हो गई, क्योंकि हम लोग सो के ही उठते हैं 10 से 11 बजे, तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम जा चुका होता है। तो इसलिए अब हमने एक नया वर्ड बना दिया, ब्रंच। ब्रंच का मतलब क्या होता है कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच। यानी अब तो मैं देखता हूँ लोग इनवाइट भी करते हैं ब्रंच पे, कहते हैं जी आज मेरे घर पे ब्रंच पे आना। ब्रंच मतलब कि यहाँ पे आना, यहीं ब्रेकफास्ट भी कराएंगे और उसके बाद लंच भी देंगे आपको, उसके बाद आपको चाय पिला करके भेजेंगे यहाँ से। तो समय के साथ हमने क्या किया, ब्रंच बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड स्टिपुलेटिव, यानी समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स बना देते हैं। एक बार वो वर्ड्स हमने बनाया, धीरे धीरे क्या होता है, पॉपुलर हो जाता है। पॉपुलर जैसे सेल्फी हो गया पॉपुलर, मोदीनॉमिक्स पॉपुलर हो गया, ब्रंच हो गया, लाठी चार्ज। पहले का ही लाठी चार्ज नहीं था, जब अंग्रेज के समय में आया ना लाठी चार्ज, जब हम गुलाम बने, तो लाठी क्या है, एक हिंदी वर्ड है ना, लाठी इंग्लिश वर्ड थोड़ी है। लाठी क्या होता है, लठ, लाठी तो हिंदी है, चार्ज इंग्लिश है। तो लाठी और चार्ज को हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, लाठी चार्ज। तो आए दिन सुनते हो ना कि पुलिस ने फलाने जगह पे लाठी चार्ज कर दिया, पुलिस ने फलाने जगह पे क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। तो लाठी चार्ज ये भी एक तरह से कह सकते हो स्टिपुलेटिव, यानी जरूरत के हिसाब से हमने बनाया, जरूरत के हिसाब से हमने बना दिया, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय हो गया तो सबको पता लग गया। अब लाठी चार्ज मैं बोलूंगा तो आप भी वही मतलब समझोगे, आप बोलोगे तो मैं भी वही समझूंगा कि भाई लाठी चार्ज मतलब पुलिस ने डंडा डंडा चलाया। तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, ठीक है, ये हम लोग एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं। तीसरा होता है गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल मतलब जो इंटेंशनली हम लोग करते हैं ना, इंटरनल, आंतरिक। इंटेंशनल मतलब आंतरिक। जैसे मान लो गाइस कि एक वर्ड का ना कई सारे इंटरनल प्रॉपर्टीज होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज होते हैं, उस बेस पे उसकी परिभाषा होती है। जैसे मान लीजिए गाइस कि इंटेंशनल को हम लोग किसी भाषा में डेफिनेशन बाय कॉम्प्रीहेंशन या कॉनोटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं। कॉनोटेटिव डेफिनेशन कई बार एग्जाम में भी आता है, कॉनोटेटिव, ठीक है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझना। तो जैसे मान लीजिए गाइस मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वाटर, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो वाटर। तो वाटर जो है, इसके गाइस मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं केमिस्ट्री, हम सभी ने बचपन में 10 तक तो सबने केमिस्ट्री पढ़ा है। तो गाइस केमिस्ट्री में वाटर का मतलब क्या होता है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट और आपको वाटर पूछूंगी, वाटर के बारे में बोलो, तो आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं वाटर के लिए, केमिस्ट्री में वाटर के लिए हम लोग यही पढ़ते हैं बेसिक, कि हाँ भाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री, यानी पानी को 100 डिग्री तक अगर आप गर्म करोगे तो वो इवापोरेट होगा, यानी भाप बनने लग जाएगा, और पानी को 0 डिग्री पे कर दीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा। ऐसी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वाटर को लेकर के। तो केमिस्ट्री के बच्चे वाटर के बारे में पूछोगे तो यही बताएंगे आपको कि वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल। ऐसे ही गाइस मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस, कोई मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का छात्र है, उसके लिए वाटर का मतलब क्या हो सकता है, उसके लिए वाटर डिप्लोमेसी का विषय हो सकता है। जैसे अभी देख सकते हो गाइस पाकिस्तान और भारत में वाटर को लेकर के काफी तनातनी चल रही है। हमने इंडस को बंद कर दिया, इंडस और जो चेनाब है या रवि है, जो पाकिस्तान में पानी जाता था। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उसको पॉलिटिकली देख सकते हैं कि भाई किसी जगह को अगर डैमेज करना है या किसी को सबक सिखाना है तो वाटर को कैसे हम लोग पॉलिटिकली यूज कर सकते हैं। राजनैतिक तरीके से जल का क्या यूज हो सकता है कि हम किसी को अपने कैप्चर में करें, फिर उसको मजा चखाएं, या पॉलिटिकली हम उसको डिप्लोमेटिकली उसको करें। तो ये साहित्य में वाटर हमेशा रोमांस का सिंबल है। जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट से वाटर पूछोगे ना, तो वो कभी भी पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री के बारे में नहीं बात करेगा, वो हमेशा वाटर को क्या बोलेगा, रोमांस के साथ जोड़ेगा।
आप आए दिन जो भी मूवीज वगैरह देखते हो, तो मूवी में देखते हो जब भी रोमांटिक सीन होता है तो अचानक से बारिश होने लग जाता है ना। कई सारे गाने भी बने हैं, कई सारे ऐसे गाने भी बने हैं जो कि रोमांस के समय पे या हीरो हीरोइन का जब यूनियन होता है तो उस टाइम पे बारिश होने लग जाती है, अचानक से छाता उड़ जाता है ना, अचानक से छाता उड़ जाता है, तेज हवा चलती है, बारिश होने लग जाती है ना। और गाने भी है, कई सारे गाने भी बन गए बारिश के ऊपर। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा वरना मैं गा के भी सुना देता आपको, पर एक श्रद्धा कपूर का भी बड़ा अच्छा गाना है, कई सारे वैसे गाने हैं बारिश के ऊपर ना। तो ये व्हाट आई मीन टू से गाइस की इंटेंशनल डेफिनेशन का सर मतलब क्या है। सर जैसे एक गाना वो है टिप टिप बरसा पानी वाला, और भी हाँ बहुत सारे, रिम झिम बरसो रे मेघा मेघा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ गाइस कि दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन, इसका मतलब गाइस कि वर्ड तो एक है लेकिन इसके मीनिंग अनेक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हो, है ना, किस तरह के लोगों से इसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ये होता है गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन, जहां पे आप किसी एक वर्ड को अलग अलग तरीके से जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही गाइस एक होता है एक्सटेंशनल डेफिनेशन। एक्सटेंशनल का मतलब क्या होता है गाइस, जो चीजें हमें दिखती है, यानी जो चीजें विजिबल हो। इंटेंशनल आपको दिखता नहीं है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना इंटेंशनल का, ये दिखता नहीं है। रोमांस हमें दिखता है क्या, या डिप्लोमेसी हमें दिखती नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है ना जिसको हम करते हैं। बट एक्सटेंशनल इसका जस्ट उल्टा है। एक्सटेंशनल क्या है, इसका जस्ट उल्टा, यानी जो आपको दिखे, जिसको आप काउंटिंग कर सको। जैसे मान लीजिए इस क्लास में अभी 100 विद्यार्थी हैं, सपोज लेट से कि ऑल टोटल 100 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। तो ये जो 100 बच्चे हैं ये हमें दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ये एक्सटेंशनल हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है, हम इसको गिनती भी कर सकते हैं भाई 1 2 3 4, ये काउंटेबल है और दूसरा दिख भी रहे हैं सब लोग, तो एक्सटेंशनल। इंडियन टीम में गाइस 11 प्लेयर खेलते हैं ना, प्लेइंग 11। तो किसी भी क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। तो वो काउंटेबल भी है और विजिबल भी है, उसको गिनती भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंशनल डेफिनेशन। तो जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5, तो जिनको आप काउंट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशनल। ठीक है, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको बस आप फील कर सकते हो, वो हो गया इंटेंशनल। इंटेंशनल को कभी गिनती नहीं किया जा सकता, एक्सटेंशनल को गिनती कर सकते हैं। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, हम कहते हैं ना कि भैया इस पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, है ना। तो इस तरह से हम टोटल 8, पहले प्लूटो था, प्लूटो नहीं है, वीनस एंड ऑल। तो प्लैनेट्स ये काउंटिंग के हैं 8, तो एक्सटेंशनल। अगर इसके बीच का एक डिफरेंस हम पता करेंगे भाई इंटेंशनल और एक्सटेंशनल में क्या डिफरेंस है। तो गाइस जैसे हम कहते हैं ना, एक मान लो वर्ड है बैचलर, मान लो गाइस मैं कहता हूं बैचलर, तो बैचलर के गाइस कई तरह के मीनिंग हो सकते हैं। बैचलर का मतलब होता है कि हम सभी लोग इस क्लास में बैचलर हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सभी लोग बैचलर हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेजुएशन पास कर लिया। आपको पता है ना कि जो ग्रेजुएट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, भैया ये बैचलर हो गया। बीए मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर हो गए एक। दूसरा, बैचलर कई सारे ब्रांड भी हैं, जैसे शराब का भी एक ब्रांड है बैचलर, और कई तरह के परफ्यूम वगैरह के भी होंगे ब्रांड, तो बैचलर कई तरह का ब्रांड भी है, तो वो भी आप समझ सकते हो, बैचलर का मतलब कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट। अच्छा, बैचलर अनमैरिड मैन को भी कहते हैं, जो जो अनमैरिड है वो बैचलर है। तो ऐसे में गाइस मैं कहूं कि इस क्लास में सभी लोग बैचलर हैं, तो इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। अब मान लिया कि इस क्लास में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो ये सोचेंगे कि सर जो है बैचलर मतलब कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, है ना। कुछ लोग ये सोच सकते हैं बैचलर मतलब अनमैरिड। कुछ लोग बैचलर का मतलब जो कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई परफ्यूम है, कोई वाइन का प्रोडक्ट है, तो उसको सोच सकते हैं। इसको कहते हैं इंटेंशनल, कि शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अनेक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर व्यू पॉइंट। इसी को अगर हम एक्सटेंशनल में देखें सर तो जैसे हम ये, वो पी के फिल्म में कहते हैं वो अच्छा के 4 शब्द होते हैं जैसे मीनिंग, वैसे। हाँ जी, इसी को अगर हम एक्सटेंशनल में समझें तो एक्सटेंशनल में क्या कह सकते हैं कि मान लो इस क्लास में 50 पुरुष हैं, 50 मेल्स हैं। मैं कहता हूं कि आउट ऑफ 50, 30 जो मेल हैं वो क्या है, बैचलर हैं, काउंटेबल। मैंने काउंटिंग करके बोला कि ये जो 50 पुरुष हैं, इन 50 में से 30 क्या है, बैचलर, तो वो काउंटेबल है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशनल। तो ये अंतर है, इंटेंशनल में आप काउंटिंग नहीं कर सकते, बस उसके प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो कि उसका गुण क्या है,
उसका गुण क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में बता सकते हो। जबकि एक्सटेंशनल में आप काउंटिंग कर सकते हो कि हाँ भाई इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ बैचलर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कितने हैं। तो ये अंतर है, एक काउंटेबल है और एक नॉन काउंटेबल है। एक गिनती कर किया जा सकता है और एक क्या है, उसके गुणों की बखान करता है कि उसका गुण, उसके आधार पे हम उसका मतलब निकालते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इंटेंशनल और एक्सटेंशनल में। ठीक है। हाँ। हेमा मैम और कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ रहा है नहीं ना। सर। हाँ जी। और एक होता है गाइस प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग का मतलब क्या होता है, प्रिसाइजिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप ही से पूछूं कि प्रिसाइज का मतलब क्या समझते हो, तो प्रिसाइज मतलब क्या होता है बताइए। प्रिसाइज का मतलब क्या समझते हो। सर संक्षिप्त में बोलना। प्रिसाइज का मतलब होता है गाइस एक्यूरेट। Accurate, yes. हम कहते हैं ना कि मुझे इसका एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन बताओ। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, सर सर एकदम एकदम ठीक. एक्यूरेट मतलब करेक्ट बताओ, इन वन वर्ड बताओ, एकदम एक्यूरेट। तो गाइस प्रिसाइज डेफिनेशन का मतलब वो होता है कि ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं डिक्शनरी में या लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल्स वगैरह में, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं ना जिसके डिफाइंड डेफिनेशन बिल्कुल डिफाइंड है। जैसे मान लो गाइस मैं कहता हूँ मर्डर, हम लोग क्या करते हैं बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं यार पता है आज मैंने मर्डर किया। मान लो आपने 4 मच्छर मारे, आपके हाथ से गलती से मान लो 4 मच्छर मर गया, तो आप कहिएगा कि मैंने मर्डर, तो वो मर्डर नहीं। आपने अपने घर के फ्रीज से डेयरी मिल्क चुरा के खा लिया, किसी को बिना बताए, देखा कि फ्रीज में डेयरी मिल्क पड़ा हुआ है, आप गए चुपके से खा लिए किसी को बिना बताए, तो वो नॉर्मल, ठीक है आपने बिना बताए खा लिया। लेकिन गाइस ये जो वर्ड है ना, थेफ्ट माने चोरी, मर्डर मतलब हत्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट, सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और वही इसका मतलब मान्य मीनिंग है। आप ऐसे घर से डेयरी मिल्क चुरा करके ये नहीं कह सकते जी मैंने आज चोरी की, वो एक अलग है, आपने बिना बताए किसी को खाया या किसी मच्छर को। ये जितने वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं और इसका मीनिंग वही मान्य होगा जो संविधान में लिखित है। मर्डर का मतलब क्या है कि जब आप किसी इंसान की हत्या करते हो जिसपे आपको सजा हो सकता है, या किसी ऐसे जानवर की हत्या जिसपे आपको, जैसे सलमान खान को हुआ ब्लैक डियर को मारने पे, तो वैसे लोग हत्या किसको बोलते हैं, जिसपे आपको सजा हो सके, है ना। ऐसे ही चोरी मतलब जिसपे आपको सजा हो सके, जो सजा के ये है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट्स, अब आप किसी को मान लो गाइस कुछ भी बोल दोगे और कहोगे जी मेरा राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ये नहीं ना होगा। राइट का अपना एक इंटरेस्ट भी तो होता है ना। तो राइट, ये सारे क्या है गाइस कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है और वही मान्य होगा जो संविधान में लिखा हुआ है। उसके अलावा इसका मीनिंग कुछ आप खुद से बनाओगे तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन, माने एक्यूरेट, टू द पॉइंट। ये ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते इसकी परिभाषा, वो नहीं चलेगा। इसका डेफिनेशन वही माना जाएगा जो संविधान में लिखा हुआ है। उसके अलावा आप कुछ बोलोगे तो मान्य नहीं होगा, बेकार की बातें हो जाएंगी। तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन, एक्यूरेट, टू द पॉइंट, टेक्सचुअल, बुकिश, ठीक है। और एक होता है गाइस परसुएसिव, जस्ट इसका उल्टा, परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं। परसुएसिव मतलब क्या होता है, कॉन्विंसिंग, किसी को कॉन्विंस करना है। मान लो गाइस कि मुझे आपको कॉन्विंस करना है, मुझे आपको मनाना है, तो मैं वही बोलूंगा ना जो आप सुनना चाहते हो। अगर मान लो गाइस कि मुझे शहनाज मैम को कॉन्विंस करना है, तो मैं शहनाज मैम को वही बात बोलूंगा ना जो शहनाज मैम को पसंद है, वरना वो मेरे से थोड़ी ना कन्विंस होंगी। तो परसुएसिव का मतलब क्या होता है कि कॉन्विंसिंग अदर्स, किसी को कॉन्विंस करना, किसी को मनाना। तो ऐसी स्थिति में गाइस आप वो बोलोगे जो किसी को पसंद है। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी, हम लोग गाइस बचपन से बुक में यही पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने यही पढ़ा बचपन में कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो कहते हैं जी सरकार का सबसे बेहतरीन तरीका देश चलाने का ही है डेमोक्रेसी। बट कुछ लोगों के लिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स भी तो हो सकता है ना, गवर्नमेंट बाय द फूल्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में गाइस देखते हो कोई भी मंत्री बन जाता है, कोई भी सीएम भी बन सकता है। मान लो आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने इंटेलिजेंट हो, डेमोक्रेसी में मायने नहीं रखता। भारत के ऐसे कई सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो 10th पास भी नहीं है, जो 12th पास भी नहीं है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसके पास कोई ऐसी खासी डिग्री भी नहीं है, बहुत ऐसे मैच्योर भी नहीं है, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। क्यों, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, कई सारे कारण हो सकते हैं। बट तो डेमोक्रेसी में ये भी तो चलता है ना।
आपके यहाँ के शिक्षा मंत्री ऐसे होते हैं जो खुद 8th क्लास पास हैं, जो खुद 10 क्लास में 2 बार फेल है, उनको शिक्षा मंत्री बना देता है। स्वास्थ्य मंत्री ऐसे को बना देता है जिसका आज तक मेडिकल से कोई लेना देना ही नहीं है, वो मेडिकल का स्पेलिंग भी शायद ना बता पाए आपको। भारत में कितने सरकारी अस्पताल हैं उसकी संख्या उनको ना पता हो। डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कितने साल की पढ़ाई होती है, वो भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे कई सारे राज्य के आपके भारत के 28 राज्य हैं ना, आप देखिएगा रिसर्च करके, तो 28 में मुझे लगता है ऐसे 10-12 राज्य होंगे जहां के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को अगर आप पूछ दीजिएगा कि पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं बता पाएंगे, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं गाइस कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द फूल्स, कि डेमोक्रेसी में कुछ भी संभव है, कोई भी बन सकता है पावरफुल, कोई ऐसा यहाँ पे। तो इसको कहते हैं गाइस परसुएसिव डेफिनेशन, यानी आपने अपने अकॉर्डिंग किसी वर्ड का फेवर अनफेवर प्रस्तुत किया। तो ऐसे कई बार होता है कि हम अपने वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, तो इसको कहते हैं परसुएसिव डेफिनेशन ना। ऐसे ही लव, लव क्या है, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। किसी के लिए लव क्या है, लव इज एवरीथिंग, लव इज लाइफ। किसी के लिए लव इल्यूजन भी हो सकता है कि लव क्या है, बेकार की बातें हैं, इल्यूजन है, कुछ नहीं होता, ये बस टाइम खराब होता है। किसी के लिए लव इज लाइफ होता है, किसी के लिए लव इज वॉर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किसी किसी शब्द को कैसे डिफाइन कर रहे हो, कन्विंसिंग वे में। जो जैसा सुनना चाहता है वैसे वैसा उसको बताओ ताकि वो आपसे कन्विंस हो जाए, तो परसुएसिव। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के डेफिनेशन है गाइस, इसको हम और भी चीज़ों को करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, आज इसमें और भी 2-3 बातें हैं, तो हम कल जब मिलेंगे तो आगे और भी मतलब बात करेंगे विस्तार से। तो आज के लिए इतना ही गाइस, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आज हमने क्वेश्चंस भी किया, उसके बाद कुछ टॉपिक्स भी पढ़े। आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं। सर पेपर 2 सर इंग्लिश का क्या लॉजिकल के सीन बाद रहेगा सर? दो पॉइंट मेरे छूट गए हैं जी इंटरनेट के इशू के कारण। क्या इंटरनेट के कारण क्या छूट गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर लेक्सिकल जो आपने फर्स्ट टर्म बोला था इस टॉपिक में। लेक्सिकल का मतलब होता है जैसे कोई भी वर्ड है तो वर्ड वर्ड का एक सोशल एक्सेप्टेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। जैसे मान लीजिए कि रिवर है, रिवर का मतलब अगर इंडिया में नदी होता है तो अमेरिका में भी रिवर का मतलब नदी ही होगा, यूरोप में भी रिवर का मतलब नदी ही होगा। हमारे लिए अगर ओशन का मतलब समंदर है तो यूरोप में भी ओशन का मतलब समंदर ही समझा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल। लेक्सिकल मतलब ऐसे वर्ड जो डिक्शनरी में डिफाइंड है और उसका डेफिनेशन पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबली लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये है ट्री। हमारे लिए ट्री का मतलब पेड़ है, तो अमेरिका में भी तो ट्री का मतलब पेड़ ही होता है, अफ्रीका में भी तो ट्री का मतलब पेड़ ही जी होता है, सर। तब ना हम लोग एक साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं विदेशों में भी। तो दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल डेफिनेशन। ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम है थ्रू आउट द ग्लोब, तो दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल। ठीक है, जी सर। सर लेक्सिकल और इंटर इंटर इंटरनल करके आपने बताया था, उनके बीच में 1-2 पॉइंट छूट गए मेरे सर। Intentional? वो इंटेंशनल था कौन ना सा? लेक्सिकल। हाँ, इंटेंशनल के पहले और लेक्सिकल के बीच नहीं, में एक ऐसे दो वर्ड्स आए थे। पहले और बीच में करने से नहीं होगा ना, पहले और बीच में टू द जी पॉइंट सर। बताइएगा तभी तो बता पाऊंगा। सर सेकंड जो था लेक्सिकल के सर बाद। सबसे अच्छा ना सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। नहीं वो तो जी मैं सर। करता ही हूँ, तो करूंगा ही अभी, थैंक यू सर। पीडीएफ शेयर कर दूंगा। स्टिपुलेटिव का मतलब क्या है, मनमाना, आर्बिट्ररी। जैसे किसी चीज को हम लोग अपने अकॉर्डिंग वर्ड को डिफाइन कर देते हैं। सेल्फी मैंने बोला था, ये सेल्फी है। सेल्फी क्या है कि समय के साथ हमने इस वर्ड को कॉइन किया, पहले ऐसा नहीं था कि इसका कोई रेफरेंस हमें आज से 500 साल पहले मिलता है सेल्फी का। सेल्फी हमने समय के साथ जरूरत के हिसाब से बनाया, खास करके स्मार्टफोन आने के बाद। जब 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 से स्मार्टफोन आया हमारे पास, तो स्मार्टफोन आया तो सेल्फी भी आया। कहते हैं ना सेल्फी वाला फोन, तो पहले खूब सेल्फी आप ले सकते हो, मतलब फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन में ही होता है ना, पहले कहाँ होता था। तो फ्रंट कैमरा आया, सेल्फी नया वर्ड आ गया। ऐसे ही लाठी चार्ज मैंने बताया कि लाठी और चार्ज को जोड़ करके लाठी चार्ज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हालात के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारे आते रहते हैं।
उसका डिक्शनरी में कोई रेफरेंस पुराना नहीं मिलता, लेकिन समय के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर टाइम हम लोग नए नए वर्ड्स को बनाते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है, पॉपुलराइज यानी लोकप्रिय हो जाता है। एक बार लोकप्रिय हो जाता है तो फिर सब लोग उसको फिर बात करने लगते हैं, मानने लगते हैं, हाँ भाई सेल्फी कुछ है, लाठी चार्ज या मोदीनॉमिक्स। तो ये है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। रेस्टिपुलेटेड सर। हाँ, एक एक करके जो पूरा क्लास में 1 घंटा पढ़ाया ना, वो एक एक करके मैं फिर से बता दूं। नहीं, अब मैं PDF भेजूंगा, उसको देखिएगा आप, है ना। जी सर। जो